डेट आज 18 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एपस्टीन बार वायरस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी की गई, इस पर अध्ययन किया गया इस वायरस के ऊपर, और ये पाया गया कि ये वायरस स्लाइवा के थ्रू अगर फैलेगा, स्लाइवा मतलब मुंह की लार, स्लाइवा के थ्रू अगर ये फैलेगा, स्प्रेड होगा, तो इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से, तो कुछ इस तरह का ये वायरस दिखाई देगा। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन वायरस है वर्ल्ड में, एपस्टीन बार वायरस, और ये बॉडीली फ्लड से फैलता है। मतलब शरीर का कोई भी तरल पदार्थ, जैसे लार हो गई, थूक हमारा, या फिर बॉडी का ब्लड हो गया, खून हो गया, तो कोई भी बॉडी का फ्लड है उससे फैलता है ये। स्पेशली स्लाइवा से फैलता है, मुंह की जो लार होती है उससे खास तौर पे फैलता है। क्या सिम्टम होते हैं इसके जब ये हो जाता है किसी को वायरस? जब ये वायरस हो जाता है, एक तो देखो इससे जो बीमारी होती है उस बीमारी को बोलते हैं मोनोन्यूक्लियोसिस। ये इन्फेक्शियस बीमारी होती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसको शॉर्टकट में मोनो के नाम से भी जानते हैं। और भी कई सारी इससे इलनेस होती हैं, बीमारी होती हैं इस वायरस की वजह से। और जब इस वायरस की वजह से बीमारी होती है तो सिम्टम क्या क्या दिखाई देते हैं, लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? फटीग हो जाता है, थकावट होती है शरीर में, फीवर, बुखार, इन्फ्लेम्ड थ्रोट, जो गला कटने लगता है, जो लिम्फ नोड्स हैं नेक में, गर्दन में, वो सूज जाते हैं, स्वलन हो जाते हैं, सिप्लिन है वो लार्ज हो जाता है, एनलार्ज, लीवर है जो वो भी स्वलन हो जाता है, यानी कि लीवर में सूजन आ जाती है, और रैसेज हो जाते हैं बॉडी पे। इसके लिए देखो कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक इस वायरस के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ना ही इसके लिए कोई स्पेशली दवाई है, मेडिसन है। तो इसको ठीक कैसे किया जाता है? देखो ऐसे जो वायरस वगैरह होते हैं जनरली उनके लिए कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है इनका, यानी कि लक्षण का। जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई दे दी, थकावट हो रही है तो थकावट की दे दी, इस तरह से इनको ठीक किया जाता है, ऐसे बीमारी को, वायरस को। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर क्राउन प्रोमिनेंस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। रिसेंटली देखो अर्जेंटीना बेस्ड एस्ट्रोनॉमर है, अर्जेंटीना आप जानते हो कहाँ पे? ये देखो, ये साउथ अमेरिका में, ये अर्जेंटीना एक कंट्री है। यहाँ के कुछ वैज्ञानिक हैं, स्पेस साइंटिस्ट, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। इन्होंने क्या अभी एक स्टडी की, उसमें ये देखा कि जो सन का सरफेस है उस पर एक वाल की तरह का, दीवार की तरह का स्ट्रक्चर देखा प्लाज्मा का। प्लाज्मा क्या है? देखो प्लाज्मा क्या है, एक मैटर ही है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर की स्थिति, पदार्थ की स्थिति। जैसे मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसे आप छू के देख सकते हो, टच करके देख सकते हो, और जिसके पास कुछ मास है, बाहर है। जैसे आप आदमी भी एक मैटर है, छू के देखा जा सकता है, बाहर है। टेबल है आपके सामने, या फिर पेन है आपका, सब ये मैटर है। तो मैटर कितनी फॉर्म में हो सकती हैं? अभी तक देखो 5 फॉर्म में पाई है मैटर। एक तो सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया। एक लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, जैसे पानी हो गया। एक गैस होता है, गैस भी मैटर है, गैस जिससे आप खाना बनाते हो, वो गैस। इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज रहती हैं सब, वो क्या है? मैटर है, छू के देख सकते हैं गैस को। और भार भी होता है इसका। आपके घरों में जो सिलेंडर है जिससे रोटियां बनाते हो आप, उसमें भार होता है कि नहीं होता? फिर इससे ऊपर एक होता है प्लाज्मा, ये भी मैटर है। और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये देखो साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है। ये क्या है? देखो सॉलिड है, जैसे मान लो आयरन है, आयरन सॉलिड है, लोहा सॉलिड है। इसको आप गर्म करोगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तापमान पे, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। जब इसे और ज़्यादा अगर गर्म किया जाए तो ये गैस में बदल जाएगा। और जब और ज़्यादा इसे गर्म किया जाए, ज़्यादा टेम्परेचर पे, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो फिर ये प्लाज्मा बन जाएगा। तो ये क्या है ना, टेम्परेचर से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मैटर की स्टेट चेंज होती रहती है। और बोस आइंस्टाइन क्या है? ये देखो, इसे -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी को रखा जाए तो वो क्या है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, स्थिति चेंज हो जाती है उस मैटर की, उस पदार्थ की। तो उसको नाम दिया था साइंटिस्ट ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आपको ये पता ही होगा, नहीं पता तो देखो साइंस एंड टेक के प्ले लिस्ट में मैटर के बारे में लेक्चर पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे
डिटेल में समझाया हुआ है। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। ये प्लाज्मा और ये पोलर क्राउन प्रोमिनेंस, क्योंकि ये प्लाज्मा की एक दीवार की तरह दिखाई दिया सन के सरफेस पे। ये देखो सन है, सूरज है, सूरज से देखो ये कुछ प्लाज्मा निकला। प्लाज्मा ये क्या है, सोलर फ्लेयर ही होता है, सोलर फ्लेयर, रेडिएशन निकल रही होती है इससे। सोलर फ्लेयर क्या है, ये रेडिएशन ही है, सोलर स्टॉर्म बोल सकते हैं या सोलर फ्लेयर, रेडिएशन ही है जो सन से निकल रही है। और देखो सोलर फ्लेयर, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, सन का लेक्चर पढ़ा हुआ है, सन के बारे में डिटेल पढ़ी हुई है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे सोलर फ्लेयर क्या है इसके बारे में डिटेल में समझा था। और 2022 में क्वेश्चन भी आया है सोलर फ्लेयर के बारे में, आपने क्वेश्चन देखा होगा तो पता होगा, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में। ये रेडिएशन होती हैं, देखो ये पूरा ना अर्थ पे नहीं पहुंच पाती हैं, जब सन से निकलती हैं ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं ये, लेकिन जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा उसको नुकसान पहुंचा सकती है, सैटेलाइट को डैमेज कर सकती हैं, बीच में जो कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट के थ्रू उसको डैमेज किया जा सकता है, तो इस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन अर्थ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, अर्थ पे कोई फिनोमिना हो रहा है उसको भी नहीं। तो अभी पढ़ रहे हैं हम पोलर क्राउन प्रोमिनेंस के बारे में। तो पोलर क्राउन प्रोमिनेंस इसी को नाम दिया है जो ये सन से प्लाज्मा निकला है और दीवार की तरह स्ट्रक्चर बन गया है, और ये पोल से निकला है, सन के पोल से निकला है। सन का पोल का मतलब क्या है, देखो पहले सन के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेते हैं। देखो ये है सन, जैसे अर्थ होती है, अर्थ की भूमध्य रेखा होती है, इसका भी एक 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, साइंटिस्ट ने मान लो नाम दे दिया, बीच की जो रेखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके लैटिट्यूड होंगे, लैटिट्यूड, देशांतर और अक्ष, ये बोलते हैं ना हिंदी में, देशांतर और अक्षांश ऐसे कुछ बोलते हैं, इनको पता ही होगा आपको हिंदी में, अगर जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं। तो ये लैटिट्यूड है, जो यहाँ मान लो 10 डिग्री होगा, फिर 20 डिग्री, फिर यहाँ पे 60 डिग्री, फिर ये ऊपर 90 डिग्री, ये पोलर एरिया हो गए, ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे जो 60 से लेके 70 डिग्री जो ये लैटिट्यूड है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इनके बीच से ये प्लाज्मा निकला है और एक वाल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, एक दीवार की तरह का स्ट्रक्चर बना लिया है। इसी को ही नाम दे दिया साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर ने, पोलर क्राउन प्रोमिनेंस। तो आप समझ गए होंगे अब तक, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो जैसे ये नॉर्मल सोलर प्रोमिनेंस होता है उसी की तरह का होता है, बस ये प्लाज्मा का जो एक लूप होता है आयोनाइज्ड गैस की तरह, जो सोलर सरफेस से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। देखो सोलर जो सरफेस है यानी कि सन है, उसकी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये सोलर सरफेस से निकलता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलर सरफेस से निकलता है ये जो सोलर प्रोमिनेंस है। और सन के मैग्नेटिक पोल्स हैं जो, उनके पास होता है लगभग 60 से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, इस लैटिट्यूड के बीच में ये होता है पोलर क्राउन प्रोमिनेंस। ये बहुत ही ज़्यादा जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है पोल्स पे, तो ये क्या है, सन के पास आपस में कोलैप्स करने लग जाती है मैग्नेटिक फील्ड। इसी कोलैप्स की वजह से, कोलैप्स का मतलब आपस में टकराती हैं और डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, और इसी को नाम दिया है प्लाज्मा वाटरफॉल। तो इसको प्लाज्मा वाटरफॉल भी बोलते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है सन की, ये टकराती हैं आपस में, कोलैप्स हो जाती हैं, जिसे प्लाज्मा वाटरफॉल बोलते हैं। ऐसा लगता है कि सन से कुछ गिर रहा है, ये रेडिएशन निकल रही होती है, बस रेडिएशन है, कुछ नहीं है। और सोलर प्रोमिनेंस क्या है, सोलर प्रोमिनेंस भी देखो लार्ज ब्राइट फीचर है, मतलब चमकीला है, सन सरफेस से ये बाहर की तरफ हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, जैसे हमने ऊपर देखा इसी तरह से ये रेडिएशन ही होती है, एक तरह से सन के सरफेस से निकल रही होती है, फोटोस्फेयर से। फोटोस्फेयर क्या है, देखो सन क्या है, सन को साइंटिस्ट ने बांटा हुआ है, इसकी लेयर बांटी हुई है, परत, अंदर की परत है कोर, कोर से बाहर एक परत है उसे बोलते हैं रेडिएशन जोन, रेडिएशन जोन, इससे बाहर है जो उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, जोन का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया। इससे बाहर जो लेयर है, पहले हो गई कोर, फिर रेडिएशन, फिर कन्वेक्टिव जोन, और कन्वेक्टिव जोन के बाहर है फोटोस्फेयर। हमें जो सन की लेयर दिखाई देती है ना जनरली, वो फोटोस्फेयर ही दिखाई देती है। इससे बाहर लेयर है एक, उसे बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर से बाहर जो लेयर है सन की, उसको बोलते हैं कोरोना।
ये सेम स्पेलिंग है जो कोरोना वायरस की स्पेलिंग है ना, वही कोरोना की स्पेलिंग है, लेकिन ये सन की लेयर है और सन की परत है बाहरी। ये हमें सिर्फ तब दिखाई देती है जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है, जब ये सोलर इक्लिप्स होता है, इंग्लिश में सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। तो जब सोलर इक्लिप्स हो रहा होता है तभी हमें दिखाई देती है कोरोना, वरना जनरली हमें फोटोस्फेयर दिखाई दे रही होती है, लेयर। तो जो फोटोस्फेयर के सरफेस से ये निकलते हैं सोलर जो प्रोमिनेंस है, और सन के जो हॉट आउटर सरफेस है वहाँ तक जाते हैं कोरोना तक। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ना, ये जो लेयर हैं, ये कोर है, कोर को छोड़ के ये कन्वेक्टिव जोन है, रेडिएशन जोन है, फोटोस्फेयर है, इनसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे फोटोस्फेयर की टेम्परेचर की बात करें, जो ये लेयर है सन की, इसका टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। क्रोमोस्फेयर का लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। और अगर कोरोना की बात करें तो इसका लगभग 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लगभग इसका टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है कोरोना का। तो सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है बाहर का। और देखो सन की अगर रेडियस की बात करें, रेडियस मतलब त्रिज्या, जैसे ये सन है और ये इसका सेंटर है और ये इसका हाफ पार्ट हो गया, ये बोलेंगे रेडियस या त्रिज्या। तो ये कितनी होती है, लगभग 7 लाख किलोमीटर के बराबर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर एग्जैक्ट आपको याद करनी है तो 6,98,450 किलोमीटर के लगभग इसकी रेडियस है, सन रेडिएशन है, मतलब रेडियस है सन की, त्रिज्या है ये। अर्थ की तो आपको पता है ना, अर्थ की त्रिज्या कितनी है, लगभग ये है 6370 किलोमीटर के लगभग, 6400 किलोमीटर मान सकते हो, 6370 किलोमीटर। तो इसकी सन की रेडियस है जो, वो भी आप याद रख सकते हो, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो सोलर प्रोमिनेंस है ये जनरली क्या होता है, एक दिन तक चलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये महीनों तक भी चलता है। मतलब ये रेडिएशन जो निकल रही होती है महीने तक निकल रही होती हैं, और 100,000 माइल्स तक ये स्पेस में फैल जाती हैं, स्पेस में चली जाती हैं, अर्थ की तरफ भी आ रही होती हैं, पूरे स्पेस में घूम रही होती हैं। ये सोलर प्रोमिनेंस पूरा ये रेड ग्लोइंग लूप्ड बन जाता है, एक लाल लूप बन जाता है, जैसे प्लाज्मा ही होता है। ये प्लाज्मा हॉट होता है बहुत ज़्यादा, और इससे जो चार्ज निकलता है इलेक्ट्रिकली चार्ज, हाइड्रोजन और हीलियम के चार्ज होते हैं जो इस प्लाज्मा में होते हैं। क्योंकि आपको पता है सन के अंदर कोर में रिएक्शन चल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन की, नाभ के संलयन बोलते हैं हिंदी में। उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके एक हीलियम का एटम बनाता है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से मिलके एक हीलियम का एटम बना लेता है। इसी को बोलते हैं नाभ के संलयन क्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और जब ये क्रिया हो रही होती है हीलियम बन जाता है, इसमें बहुत सारी मात्रा में एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है, पूरे स्पेस में सोलर सिस्टम में घूम रही होती है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है, यही एनर्जी है। तो इससे जो सरफेस से इरप्ट होता है ये सोलर प्रोमिनेंस, और बहुत ज़्यादा ये अनस्टेबल बन जाता है जब ये आउटवर्ड जाता है सन सरफेस से, जो प्लाज्मा रिलीज करता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ख्याल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। ख्याल, ख्याल देखो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही पार्ट है ख्याल। ये 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई थी, सूफी कम्युनिटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली और जौनपुर रीजन में, हमारे इंडिया में। कहाँ से होता है वैसे इसका ओरिजिन, पर्सिया से। ईरान जो कंट्री है, ये देखो हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान और ये ईरान। ईरान जो कंट्री है इसको पहले पर्सिया के नाम से जानते थे, तो पर्सिया से इसका ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी ख्याल का। और हमारे इंडिया में सूफी कम्युनिटी ने इंट्रोड्यूस किया था, सूफी समुदाय के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में। सूफी कम्युनिटी में कौन थे जिन्होंने किया था इंट्रोड्यूस, उनका नाम था अमीर खुसरो। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री की बुक में इनके बारे में। तो अमीर खुसरो ने इसको ख्याल को इंट्रोड्यूस किया था। तो ख्याल देखो म्यूजिक का ही पार्ट है। और हमारे इंडिया में देखो जो म्यूजिक है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नॉर्थ इंडिया में जो होता है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और जो साउथ इंडिया में होता है उसको बोलते हैं द्रविड़ क्लासिक म्यूजिक या द्रविड़ स्टाइल म्यूजिक। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जो ख्याल है, ख्याल का मतलब है पर्शियन भाषा में ख्याल बोलते हैं इमेजिनेशन को, और अब हिंदी में भी अपना लिया गया, सब लोग ख्याल बोलते हैं, लेकिन पर्शियन भाषा का ये
शब्द है। इसका मतलब है इमेजिनेशन या आइडिया, मतलब कल्पना करना, इमेजिनेशन करते रहते हैं दिमाग में, उसको बोलते हैं ख्याल। इसे बंदिश भी बोला जाता है, ख्याल या बंदिश। ये क्लासिकल वोकल म्यूजिक है और इसमें जो ये आर्टिस्ट वगैरह या म्यूजिशियन ख्याल के आधार पे म्यूजिक बनाते हैं, गाने बनाते हैं, सॉन्ग लिखते हैं। और इसमें इम्प्रोवाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि ख्याल है, सोचते हैं, सोच पे किसी का कोई कंट्रोल तो है नहीं, जितना मर्जी सोच लो। और इसमें शॉर्ट सॉन्ग लिखे जाते हैं 2 से 8 लाइन के, वो गाए जाते हैं। इसमें राग और ताल होते हैं, जिसके द्वारा सॉन्ग जो गाए जाते हैं उसमें राग ताल होते हैं। जनरली देखो इसमें जो सॉन्ग गाए जाते हैं ख्याल में, ख्याल के आधार पे, वो देखो किंग के प्रेज करने के लिए गाए जाते हैं। पहले क्या होता था, राजा होता था, उसकी प्रशंसा करने के लिए ख्याल गाए जाते थे। और इसमें देखो सीजन का भी डिस्क्रिप्शन होता है, मौसम के बारे में कुछ गाने गाते हैं इमेजिनेशन करके, इस तरह का इमेजिन, मतलब मौसम होगा, ये होगा मौसम में, उसमें भी। और लॉर्ड कृष्णा के बारे में भी गाए जाते हैं, डिवाइन लव के बारे में, सोरो ऑफ सेपरेशन, बिछड़न का दुख के आधार पे भी गाए जाते हैं इसमें ख्याल के जो गाने हैं। मतलब इस पे आधारित होती है थीम, जो ख्याल गाया जाता है। नाम है ख्याल उसका, बस है गाना ही सॉन्ग। ख्याल इसलिए क्योंकि उसमें इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन किया जा रहा है उसमें कि ये कुछ होता है या हो रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं। सारा जो लाइन लिखी गई है वो इमेजिनेशन के आधार पे होती हैं। इसमें मेजर घराने कौन हैं जो इस ख्याल को लिखते हैं या गाते हैं? घराने का मतलब ये समझ लो एक स्कूल, विद्यालय जहाँ पे ये गाए जाते हैं, और वहाँ से मेजर घराने हैं जो वहाँ से सॉन्ग निकलते हैं। ग्वालियर घराना है, सबसे ओल्डेस्ट घराना है एक ख्याल का। किराना घराना है, पटियाला घराना है, आगरा घराना है, भेंडी बाजार घराना है। ये ख्याल की तरह एक और सॉन्ग है जिन्हें बोलते हैं ध्रुपद। ध्रुपद भी ख्याल से रिलेटेड है, लेकिन ध्रुपद में क्या है, जो लॉन्गर मेलोडिक फॉर्म होता है ना ख्याल का, उसे ध्रुपद बोलते हैं। लेकिन ध्रुपद में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, मतलब जैसा हम ख्याल में इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं जितनी, क्योंकि ख्याल में क्या है, इमेजिनेशन, कल्पना है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना मर्जी आप सोच सकते हो। जैसे सोच के गाना लिख दिया कि हवा बह के, मान लो कहीं से आसमान से बह के मेरे पास आई, छू के निकल गई, इस तरह की लाइन लिख दी। कुछ भी हो सकता है ख्याल में, तो कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है। लेकिन ध्रुपद में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं कि एक लिमिटेड एरिया तक ही सोचा जा सकता है ध्रुपद में। तो ये फ़र्क है ध्रुपद और ख्याल में। दोनों होता है इमेजिनेशन पे, लेकिन ध्रुपद में रेस्ट्रिक्शन है और ख्याल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो ये आप डिफरेंस याद रख सकते हो इस तरह से। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इथाइलिन ऑक्साइड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। ये देखो एक केमिकल है, अभी यूरोपियन कमीशन है जो, उसने इथाइलिन ऑक्साइड को क्लासिफाई किया है कि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब इससे कैंसर भी हो सकता है इस केमिकल से, और म्यूटेजेनिक भी है। म्यूटेजेनिक का मतलब जो जीन है या डीएनए है उसको ये म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेट का मतलब चेंज कर सकता है, उसमें अल्टर कर सकता है जीन को या डीएनए को। और ये टॉक्सिक भी है रिप्रोडक्शन के लिए। टॉक्सिक का मतलब ये जहरीला भी है थोड़ा, क्योंकि पहले इसे फ्यूमिजेंट बोलते थे। फ्यूमिजेंट का मतलब होता है, फ्यूमिजेंट या फ्यूमिगेंट मतलब वेपर टाइप का, जिसमें धुआं धुआं सा निकलता हो और कोहरा सा छा जाता हो। इसकी वजह से जब ये लीक होता है इथाइलिन ऑक्साइड तो कोहरा सा, वेपर सा छा जाता है, क्लाउड से बन जाते हैं। तो ये इथाइलिन ऑक्साइड अभी यूरोपियन कमीशन ने क्लासिफाई किया है कि ये कार्सिनोजेनिक भी है, मतलब इससे कैंसर भी हो सकता है, टॉक्सिक है, म्यूटेजेनिक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है फिर इसकी, मतलब यूरोपियन कमीशन ने क्लासिफाई कर दिया। यूरोपियन कमीशन तो आप जानते हो ना, यूरोप के ये देश हैं, इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है, इसी का एक कमीशन है यूरोपियन कमीशन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ जो क्लासिफाई किया हुआ है? देखो अब क्या होगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, मतलब एग्रीकल्चर करने में इथाइलिन ऑक्साइड का यूज होता है उन प्रोडक्ट में। अब अगर वो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, मतलब इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, कोई कंट्री यहाँ पे बेचता है, तो अगर उनमें इथाइलिन ऑक्साइड है तो ये टेस्ट किया जाएगा
कि उनमें है या नहीं है। अब ये मैंडेटरी टेस्ट किया जाएगा, मतलब कोई भी किसी प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा आसानी से कोई देश यहाँ पे। पहले टेस्ट किया जाएगा मैंडेटरी कि उसमें इथाइलिन ऑक्साइड है या नहीं है, तब वो ये कंट्री खरीदेंगे। तो अब ये तो आपने जान लिया, अब थोड़ा जान लेते हैं इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में। रूम टेम्परेचर पे देखो ये एक फ्लेमेबल कलरलेस गैस है, गैस की फॉर्म में होता है ये इथाइलिन ऑक्साइड। फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील, आग पकड़ लेता है जल्दी से, और कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। और इसकी जो ओडर है, ओडर का मतलब होता है इसकी जो सुगंध या इसकी जो स्मेल आती है जो इसमें से, वो स्वीट होती है थोड़ी। लेकिन ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जो एंटी फ्रीज के लिए यूज होता है, मतलब किसी चीज़ को जमने ना देना है तो उस चीज़ में इस इथाइलिन ऑक्साइड को मिला देते हैं, वो जमता नहीं है। और इथाइलिन ऑक्साइड है जो, इसको पेस्टिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब खेतों में किसान कीटनाशक की तरह कीड़ों को मारने के लिए, और स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। मतलब ये क्या है, बहुत सारे कीटों को स्टेरिलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इफेक्टिव स्टेरिलाइज एजेंट भी है ये, जो डीएनए को भी डैमेज कर सकता है, डीएनए को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन अभी ये पाया गया कि ये कैंसर कॉजिंग भी एक्टिविटी कर सकता है, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। अगर ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमन बॉडी में जाता है, उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं। जैसे देखो, एक गारा लेस रामी नाम की फिश न्यूज में थी, तो आपको पता होना चाहिए ये गारा GARRA गारा लेस रामी, गारा लेस रामी है जो, ये एक फिश की प्रजाति है और ये फ्रेश वाटर फिश है, ये ताजे पानी की मछली है। ये कहाँ पे पाई गई? उड़ीसा में। देखो एक कोलेब रिवर है, कोलेब रिवर, इस कोलेब रिवर को उड़ीसा में सबारी रिवर के नाम से भी जानते हैं, सबारी रिवर। और ये कोलेब रिवर या नदी है, सबारी रिवर या कोलेब रिवर, ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है, गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी है कोलेब रिवर या सबारी रिवर। तो यहाँ पे पाई जाती है ये मछली गारा लेस रामी। तो यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए गारा लेस रामी ये एक मछली है। नेक्स्ट है बरना वापरा। ये बरना वापरा क्या है? बरना वापरा, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। बरना वापरा ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, रायपुर में है ये, छत्तीसगढ़ में रायपुर में। तो ये अभी न्यूज में थी, इसका आपको पता होना चाहिए। एक है देखो साइकस, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस पेक्टिनाटा, PECTINATA, साइकस पेक्टिनाटा। ये क्या है? ये देखो एक प्लांट है, प्लांट कहाँ पे पाया जाता है? जनरली हिमालयन एरियाज में, हिमालयन एरियाज में ये एक एवरग्रीन, हिमालयों की पहाड़ियों पे, लगभग ये भूटान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया में भी हिमालयज में पाया जाता है। ये प्लांट है, पौधा है एक, साइकस पेक्टिनाटा। तो ये हिमालयन एवरग्रीन, एवरग्रीन सदाबहार प्लांट है, और ये कुछ पाम की तरह का होता है, जो ताड़ का पेड़ होता है ना, ताड़ का, पाम का पेड़, उसकी तरह का दिखता है ये कुछ, ये जो प्लांट है साइकस पेक्टिनाटा। तो यही टॉपिक था आज के लेक्चर में।